अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। भाई कल कराची की पहले बात कर ले। कल ऐसी आंधी आई है कि मैंने इन रीसेंट ईयर्स, बारिश वगैरह तो हम देख ही रहे हैं, तबाहियों का भी पता है सब कुछ, लेकिन ऐसी आंधी ऐसी हवा वैसे मैंने नहीं देखी। मतलब क्रेजी, इतना थ्रश था, इतना ज्यादा जोर था इस आंधी का कि चीजें लिटरली उड़ उड़ के दूसरी छतों पे गिर रही थी। छोटी मोटी चीजें नहीं, बड़े बड़े जैसे ट्रैश कैन्स होते हैं ना, डस्टबिन होते हैं, वो भी उड़ रहे थे। मतलब भारी चीजें उड़ रही थी। इट वाज इवन टू वॉच बड़ा अजीब लग रहा था। अच्छा, प्लास्टिक की वो वाली कुर्सियां जो बिल्कुल प्लास्टिक की नहीं होती, जिनके नीचे लोहे के पैर लगे होते हैं, वो अच्छा खासा उनका वजन होता है, वो उड़कर गिर रही थी इधर से उधर। सो ये कराची शहर में सूरत हाल थी। लेकिन आज की बात करें तो आज फिर से 36 डिग्री तक दर्जा हरारत जाने की तवक्को है, विच वुड फील लाइक 40 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि दोबारा से हवा मुझे लगता है कल ही सारी चल गई। हाँ, इसलिए आज बहुत ही ज़्यादा स्टिल लग रहा था। बारिश की भी कोई फोरकास्ट आज की नहीं है। आपको बताया ही था कि कल सरदार सरफराज साहब मेट ऑफिस से हमारे साथ थे और उन्होंने परसों और कल का कहा था। आज की कोई वादा नहीं था। वादा क्या, वैसे तो बारिश हो तो उससे भी हमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन डेफिनेटली कल बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का मौसम था। बहुत देर के लिए बारिश नहीं हुई, लेकिन जो हुई बल्कि समुंदर की भी अगर आप नज़दीक होते ना अब्दुल्ला, तो वो लहरें ना उल्टी लगता था कि जा रही हैं और पूरा उसका पानी उड़ के दूसरी तरफ जा रहा था। इट वाज स्ट्रेंज। समंदर भी छाले मार रहा था, छाले मार रहा था। exactly. और आज दोबारा से हवा का जो सिलसिला होता है, कराची को जो ठंडा रखता है वो बंद हो गया है, वो ख़त्म हो गया है। अब लेट्स सी कब ये सी ब्रीज बहाल होती है और मौसम कुछ बेहतर होता है। लेकिन साथ ही हमने आपको ये भी बताना है कि बारिश और पानी इसके नतीजे में खड़ा होता है, और पानी जो नतीजे में खड़ा हो रहा है वो और ज़्यादा मच्छरों की नर्सरियाँ बनता चला जा रहा है, क्योंकि सो मेनी पीपल दैट वी नो अराउंड, इवन आवर कॉलीग्स आर गेटिंग इन्फेक्टेड बाय डेंगू वायरस, और उसके नतीजे में बाज़ की तबीयत तो शदीद ख़राब है। सो बराए मेहरबानी हम किसी पे क्या आसरा करें, हम ना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ना हुकूमतों पे तो कोई तकिया करते हैं। हम आपको खुद ही कह देते हैं कि अब कल बारिश हुई है तो आप अपने गमलों वगैरह में कहीं चीज़ कोई प्याला पड़ा होता है, पानी वेस्ट करें, पानी बहाएं, फुल आस्तीनों के, पूरी आस्तीनों के कपड़े पहने हैं। मोज़े अगर पहन सकते हैं तो मोज़े पहन लें। अगर मॉस्कीटो रिपेलेंट को लोशन या लिक्विड्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं तो पर्टिकुलरली बच्चों के स्कूल तो आपको पता है रेगुलर रूटीन में चल रहे हैं, उनको लगा के भेजें। खुद घरों से बाहर निकल रहे हैं तो लगाएं, और जितनी भी गर्मी आपको महसूस हो घर को आप सील ही रखें। ये कहना अजीब होगा ना कि जी घर से बाहर ही ना निकले। नंबर वन, ये चीज़ घर में भी हो सकती है अगर आपने ये सफाई वगैरह इस तरह ना रखी हो। आई मीन इट्स नॉट लाइक अ हीट वेव कि दोपहर के वक्त जी बाहर ना जाएं और सर पे तौलिया रख लें गीला। दिस इज़ समथिंग ऑल टुगेदर, ये डिफरेंट चीज़ है। तो लिहाजा इसमें अगर इंतज़ामिया मदद नहीं कर रहा तो ख़ुद की मदद करनी पड़ेगी। वैसे आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि क्या लोकेलिटीज़ अपने लिए ख़ुद कोई स्प्रे वगैरह करवा सकती हैं। लुक इन टू दैट एज़ वेल। अगर आप जिस इलाके में आप लोग रहते हैं, अगर सारे मिल के कुछ कराना चाहें, बिकॉज अगर इंतज़ार करने बैठ गए कि हुकूमत आके लोकल बॉडीज़ जो हैं ये आके कुछ करेंगी, That's not happening because हम डेंगू के बारे में ये वार्निंग पिछले एक महीने से दे रहे हैं। नेबरहुड व्हाट्सएप ग्रुप में जरा मैसेज करूं कि हम लोग खुद ही कुछ करें, सारे मिलके ही कुछ करें। मतलब अच्छा, एक और बात जो हमने आपसे शेयर करनी है और अल्लाह नजर न लगाए भाई, माशाल्लाह कह दीजिए कि वो हुकूमत जिसने 11 महीने अब तकरीबन पूरे करने हैं, 1 साल भी नहीं है क्योंकि उसके बाद मुद्दत खत्म हो जाएगी, उनके काबीना मेंबरान की तादाद 70 से जायद हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह कहे ना साथ साथ। तो लिहाजा रिसेंटली क्या हुआ है कि पहले जहाजी साइज काबीना में हुआ ये है कि 8 नए मावनीन खुसूसी जो हैं उनकी तकर्री कर दी गई है, बिकॉज ऑब्वियसली कम थे ना नंबर्स और काम फिर सही नहीं हो रहा था, एंड वी नीडेड मोर। तो हमने कहा कि 8 और ले और वज़ीर आज़म ऑफिस इस्लामाबाद से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक नवाबजादा इफ्तिखार अहमद खान, महर इरशाद अहमद खान, रज़ा रब्बानी खर, महेश कुमार मुलानी, फैसल करीम कुंडी, सरदार सलीम हैदर, तस्नीम कुरैशी और मोहम्मद अली शाह बुच्चा वज़ीर आज़म के नए मुअव्वनीन खुसूसी मुकर्रर किए गए हैं। एज़ इफ़ पहले कम थे, एज़ इफ़ काम हो नहीं रहा था, एज़ इफ़ बहुत ज़्यादा टाइम है इनको गवर्न करने के लिए। काम हो रहा था ये भी डाल दे। मतलब अच्छा, ये नाम तो आपने डाल दिए, तो क्या इनकी डेजिग्नेशंस भी बताएं। कहाँ ऐसी अशद ज़रूरत थी और लग रहा था कि दिस शिप नीड्स अ कैप्टन, और हमारे पास तो हमें तो बंदे और डालने पड़ेंगे। तो प्लीज़ ये भी ज़रूर ज़रा एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए। उस मुल्क के हालात हैं जहाँ जहर खाने को पैसे नहीं हैं। अपेरेंटली अगर एज होल सिचुएशन देखी जाए,
लेकिन हमारे हुक्मरानों के मोटरकैट्स कम नहीं हुए, हमारे वज़राए आला हाउसेस में बटेरें और देसी मुर्गियों के दौर कम नहीं हुए, हमारे प्रोटोकॉल्स कम नहीं हुए। यू नो आई वाज इवन थिंकिंग कि क्या ये वो लोग हैं, इनको 8 लोगों को इसलिए डाला गया कि अब ये लोग जाएंगे जो सारा सैलाब ज़दगान कैंपों में रह रहे हैं और बुरे हालात हैं, क्या ये जाके उनकी सुपरविजन करेंगे? क्या इनको वो टास्क दिया गया? अगर तो इनको इस किस्म के कोई टास्क नहीं दिए गए और अपने जो पहले पुराने लोग थे उनको भी नहीं दिए गए तो निकाल दें सारों को। इस वक्त किसी और का भी क्या काम है अगर जो काम होने वाला है वो ना हो रहा हो? तो सारी अटेंशन शुड हैव बीन ऑन दैट। नहीं, लेकिन हम भर्तियां कर रहे हैं। अब ये क्यों भर्तियां कर रहे हैं इसकी एक्सप्लेनेशन तो देनी पड़ेगी। अच्छा, एक और मुबारकबाद हमने देनी है वज़ीर आला पंजाब साहब को। उन्होंने अपने ज़िले को डिवीज़न बनाया और 832 नई सरकारी भर्तियों की हमने सोचा कि इन्हें जो क्रिएट की गई हैं मुबारकबाद पेश कर दें। सो कंग्रेचुलेशंस टू दैट एज़ वेल, क्योंकि आपको पता ही है बोझ तो है नहीं हमारे सरकारी ख़जाने पे, ज़रूरत इतनी ज़्यादा है, काम इतना इम्परफेक्ट हो रहा है, लोग और होंगे तो बहुत बेहतरी आएगी। इसलिए चाहे वो मुअव्वनीन ख़ुसूसी की तादाद हो या ये वाला मामला हो, प्रायोरिटीज़ देखें आप, कौन इस मुल्क का सोच रहा है। कल लिटरली आई वाज स्पीकिंग टू अ हाउस हेल्प, आपको पता है ना हमारी गली में एक चौकीदार था, वो अपने गांव से वापस आया, मुझे स्टोरी बता रहा था सैलाब ज़दा इलाके की। कहते हैं अब्दुल्ला भाई, हम लोगों ने मोहल्ले में कुछ डोनेशंस 4 5 6 7 गलियों ने कुछ डोनेशंस इकट्ठी करके दी और उसमें से आधे पैसे विच इज़ लाखों की तादाद, कहता है सिर्फ मच्छरदानियों की हमें ज़रूरत थी, हमने वही ख़रीद ली। एक मच्छरदानी अल्टीमेटली 25-25 हज़ार रुपए की वो ग्रीन रंग की तरपाल आई है, उसमें खुद भी रह रहे हैं, जानवर भी बांधे हुए हैं। क्योंकि हाल ये है कि जब सुबह उठते हैं और अगर जानवर को भी, अपनी भैंस को भी जो एक आध बच गई है उसको खुले में आपने छोड़ दिया है तो सुबह जानवर के जिस्म से खून रिस रहा होता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि वहाँ पर मच्छर लिटरली काट नहीं रहा, खा रहा है इंसानों को, जानवरों को। और हमारी प्रायोरिटीज़ आप देखें, मुझे समझ, मैं लिटरली आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इस पे तो दुनिया की हेल्प हमें चाहिए। हम किस तरह इन इलाकों को इंसानों और जानवरों के लिए सेफ बनाएं, कोई हेलीकॉप्टर से स्प्रे किया जाए, क्या किया जाए। और हमने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स जिनसे भी जब भी बात की है तो हम हमेशा एड की बात करते हैं कि बहुत मदद, पाकिस्तानी भी भर भर के मदद कर रहे हैं और एक ग्लोबली आपको पता है कि एड की मांग भी हमने की हुई है कि इमरजेंसी लेवल तक भी बात हो रही है। लेकिन बहुत सी जगह वाकई हैं जहां ये एड नहीं पहुंच रही। बहुत से इलाके ऐसे भी हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने भी इस बात की तस्दीक की है कि वहाँ के जो बड़े हैं उन इलाकों के, जब एड के ट्रक वहाँ जाते हैं तो वो उनको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि हमें पता है कि किधर डिस्ट्रीब्यूशन इसकी करनी है तो इधर ही छोड़ दो, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और फिर वो आगे किधर जाती है, ऐसी बातें आ रही हैं कि वो लिटरली जिनको पहुंचनी होती है वो वहां तक नहीं पहुंचती। और पता है क्या, कैटास्ट्रॉफी भी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि जितनी भी एड चली जाए वो ऊँट के मजीरे के बराबर ही साबित हो रही है। खैर, हम किन बातों में फंसे हुए हैं, हम इन बातों में फंसे हुए हैं कि हकीकी आज़ादी के जलसों का दौर ख़त्म होते ही आपको पता है चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो बड़े हर रोज़ ख़तरनाक होने के दावे करते थे, ऐसा लग रहा है कुछ थोड़ा सा मुफाहिमाना लहजा उन्होंने अपना लिया है। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने हर मुतनाज़ बयान की भरपूर वजाहत भी पेश की है। खैर, उनकी अपनी पार्टी में ही यकसुई नहीं है इन मामलात को लेके। फवाद चौधरी कुछ और बात कर रहे होते हैं, शीरी मज़ारी साहिबा कुछ और ही टोन अपनाए हुए होती हैं। तो खैर 29 नवंबर को अगर आर्मी चीफ सर्टनली रिटायर हो रहे हैं, अगर उन्हें कंटिन्यू कराना है, अगर कराना है, वैसे तो DG ISPR क्लियरली अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि ना आर्मी चीफ साहब खुद इंटरेस्टेड हैं और अगर उन्हें दी भी गई हुई तो नहीं इसको टेकअप करेंगे और वो अपने मुकर्ररा वक्त पर रिटायर हो जाएंगे। तो फवाद चौधरी साहब ने कह ही दिया कि वो एक्सटेंशन ही कहेंगे, लेकिन साथ ही इमरान खान कह रहे हैं कि इस मामले को मौखर कर दिया जाए। तो भाई मौखर करने का मतलब एक्सटेंशन ही है ना, और मौखर कर देंगे कान को इधर से पकड़ लें या फिर उधर से पकड़ लें, नहीं छोड़नी ना, मतलब उस पर क्या करना क्या है। तो अगर उसको डिले कर रहे हैं तो जो बैठा हुआ है वो बैठा ही रहेगा ना। मतलब व्हाई आर यू ट्विस्टिंग ऑल दीज वर्ड्स एनीवे। लेकिन फवाद चौधरी की एक और बात भी आपको बता दें कि फवाद चौधरी को हाल ही में इमरान खान ने एक मरतबा फिर खुद झूठा साबित कर दिया है। जियो न्यूज़ ने इमरान खान की साबिक अमरीकी सफारतकार रॉबिन राफेल से मुलाकात के हवाले से खबर चलाई थी, जिस पर रद्द अमल देते हुए फवाद चौधरी ने इतवार को कहा था कि रॉबिन राफेल जो हैं उनसे इमरान खान की मुलाकात 3 साल पहले हुई थी।
और उन्होंने जियो को ये मोरल इल्जाम ठहराया था एज यूजुअल। पता नहीं, वैसे मुझे लगता है कि जिंदगी में किसी और चीज़ के बारे में भी सोचते होंगे, सारा दिन जियो से मुताल्लिक कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं या सोचते रहते हैं। तो फवाद साहब, आई एम श्योर यू मस्ट हैव बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ सर। सो उन्होंने कहा था कि जियो जो है ना 3 साल पहले मुलाकात की खबर चला के प्रोपेगेंडा कर रहा है। और उसके बाद आपको पता ही है, खान साहब ने खुद ही एडमिट कर लिया कि ऑफ कोर्स ही हैज मेट हिम एंड दैट ही नोज हिम फॉर अ व्हाइल। वो काफ़ी देर से उनको जानते भी हैं। और आपको ये भी बताएं कि ये जब सारी बात हुई थी ना, तो इसकी आड़ पे जियो न्यूज़ के ख़िलाफ़ उन्होंने प्रोपेगेंडा भी काफ़ी किया था। एनीवे वी विल नॉट गेट इनटू दैट, क्योंकि इसी पे हम ज़रा तजिया ले लेते हैं और सीनियर तजियाकार सलीम साफ़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। साफ़ी साहब, जैसा कि पहले भी होता रहा है, जलसों का सीज़न ख़त्म और इमरान खान का लहजा जो है वो यकसर बदला बदला नज़र आता है और वो कुछ बातचीत या मुफाहमत के मूड में लग रहे, वी कुड बी रॉन्ग, लेकिन उनका लहजा थोड़ा सा डिफरेंट ज़रूर है, तो उसको हम डिसाइफर करना चाहते हैं कि वो क्या चाहते हैं। तो आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि कुछ फ्लेक्सिबिलिटी आई है उनकी आवाज़ में, बात में? जी बिल्कुल, आप देखें उनके पास जो कार्ड्स थे वो उन्होंने पूरी तरह आजमा लिए और उनकी ये कोशिश थी कि हुकूमत को और इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर कराए बिफोर नवंबर इलेक्शन कराने पे। तो ज़ाहिरी बात है कि जो इस्लामाबाद पे वो हमलावर हुए थे 25 तारीख को, तो वो शो भी उनका फ्लॉप हो गया। अब उनकी खातिर ना परवेज़ इलाही साहब असम्बली तोड़ने को तैयार है, ना खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला तोड़ने के लिए आमादा नज़र आते हैं, बल्कि उनके अपने एमएनएज़ इस्तीफ़ों के मूड पे नहीं है, पार्लियामेंट लाजिज नहीं छोड़ रहे और मुझे तो लगता है कि वो उल्टा पार्लियामेंट की तरफ जाने के लिए पर तोड़ रहे हैं। तो जो कार्ड्स थे उन्होंने इस्तेमाल किए बहुत बुरी तरह और जितना जिस इदारे को वो ब्लैकमेल कर सकते थे वो उन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी जब उनका मकसद हासिल नहीं हो सका तो मुझे लगता है कि अब वो एक बार फिर हकीकत पसंद बन के पुरानी तनख्वाह पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा साफ़ी साहब, इमरान खान जो भी बातें कर रहे हैं इनमें मुज़ाकरात, मुफ़ाहमत, दोस्ती वगैरह के बाज़ लोग कह रहे हैं, इशारे हैं, लेकिन उनके पार्टी तर्जुमानों का आप हाल देखें, उनका रवैया बदस्तूर जारहाना है। तो क्या ये सोची समझी मनसूबाबंदी होती है कि भाई तुम उधर से हमला आवर हो, मैं ज़रा रवैया नरम करूँगा, या फिर कम्युनिकेशन गैप है? मतलब इनके पार्टी तर्जुमान जो हैं वो हर रोज़ एक नई पंचायत सजा के बैठते हैं, तो वो भी ऑन बोर्ड होते हैं इस सारे मामले में? असल में वैसे तो पाकिस्तान के अंदर तमाम पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, लेकिन पीटीआई के अंदर तो बिल्कुल इमरान खान साहब खाकम बदहन और एक वो बने हुए हैं, मैं अब उसको क्या नाम दे दूँ, आका बने हुए हैं और बाकी सब ग़ुलामों की तरह उनकी खुशनुदी के लिए अपनी ज़ुबान का और अपनी हाथ का इस्तेमाल करते हैं बिला सोचे समझे। लेकिन इसमें कुछ होशियार लोग भी हैं और बड़े शातिर लोग भी हैं। मसलन कुछ ऐसे लोग हैं कि जो डबल गेम करते हैं, इधर इमरान खान साहब को उकसाते हैं और उधर जाके शाम को मिन्नत तरला भी सबसे ज़्यादा वो करते हैं। फिर एक ग्रुप ऐसा है जिसका मैं नाम भी लेना चाहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी है और असद उमर है। वो ये ख्वाब देख रहे हैं, एक तरफ वो इमरान खान की खुशामद करके उनको खुश कर रहे हैं और दूसरी तरफ उनकी ये आरज़ू है कि अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो पार्टी उनके पास आ जाएगी। तो ये इसलिए आपको उनके तर्जमानों के यहाँ ये अफरात तफरीत नज़र आता है और उसकी एक वजह इमरान खान साहब की खुशामद होती है और दूसरी वजह उसमें उनके अपने मकासद होते हैं और तीसरा वो इसके ज़रिए अपना उल्लू भी सीधा करते हैं। और मेरे ख़्याल में उन्हीं लोगों ने इमरान खान को आज इस मुकाम पे ला खड़ा कर दिया है कि अब उन्होंने अमेरिका के मामले में भी यू टर्न ले लिया है, जनरल बाजवा से मुतालिक भी यू टर्न ले लिया है और बहुत जल्द आप देख लेंगे कि वो असम्बली और हुकूमत से मुतालिक भी यू टर्न वो ले लेंगे। अच्छा सलीम साहब, आप तो इसको यू टर्न कह रहे हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं फिर हालात और वाक़यात को देखकर अपना मौक़िफ़ बदल लेने में कोई मुज़ायका नहीं होता। इसी पे जान लेते हैं इरशाद भट्टी साहब की राय क्या है। एवरीबॉडी शुड बी ऑन द सेम पेज। अच्छा भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपसे भी यही पूछेंगे कि अपना तज्ज़िया
इस बात पर आप दे दें कि पीर को जो इंटरव्यू हुआ था और बड़ा वाइडली देखा भी गया, उसमें इमरान खान का लहजा और ख्यालात तो सबको बदले बदले नज़र आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये पॉजिटिव तब्दीली है या नहीं? बिल्कुल पॉजिटिव है कि एक जो इदारे क्रॉस फायरिंग में आ रहे थे, जो हम बंद गली में पहुंचे हुए थे और जो तसादम की सूरत हाल थी, नफ़रत और तकसीम, घर घर महल्ला महल्ला तकसीम, अगर इसका ये एंगल देखा जाए तो बिल्कुल पॉजिटिव है और इसको एज ए पॉजिटिव लेना चाहिए कि इमरान खान साहब सलूशन की तरफ आए हैं। उन्होंने लचक दिखाई है, वो पीछे हटे हैं अपने मौक़िफ़ से और उन्होंने कहा है कि मैं इलेक्शन पर बात करने के लिए तैयार हूँ और मैं यानी मतलब हुकूमत के साथ बैठने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अच्छा, अब ये भी इशारा मिला कि जब अदालत से माफ़ी वाली बात आएगी तो मौका आएगा तो देख लिया जाएगा, लेकिन खान साहब ने ये इशारा भी दिया भट्टी साहब कि वो इलेक्शन की डेट मिलने पर हुकूमत से भी बातचीत करने को अपेरेंटली तैयार हैं, जिनसे वो परसों तरसों तक कह रहे थे कि बातचीत नहीं करेंगे बिल्कुल भी। लेकिन तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी जो करते हैं कुछ रहनुमा पर्टिकुलरली, वो आपको पता ही है क्या लहजा होता है, जहरियत भी होती है, धमकियाँ भी होती हैं, मौकरी भी होती है, मजाक भी उड़ाते हैं, ठट्ठा भी उड़ाते हैं। तो क्या लीडरशिप और नीचे वालों की पॉलिसियाँ अलग हैं या फिर ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं? ये गुड कॉप बैड कॉप होता है। ये भी हिकमत अमली एक तरह की होती है कि एक तरफ तो चुप के रखो, दूसरी तरफ तो ज़रा मज़ाहमत मफामत, जैसे आप हर पार्टी में देखते हैं। और लेकिन मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ में अब आप उनके लहजों में थोड़ी सी तब्दीली देखेंगे। अब हर कोई बैठ के आपको टीवी चैनल पर लगेगा कह रहा होगा अगर इलेक्शन होते हैं तो ये, अगर इलेक्शन की डेट मिलती है तो ये, अगर इलेक्शन का ये होता है तो ये। यानी जो हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि ऊपर से पार्टी हेड कोई बात कह दे, नीचे अल्हम्दुलिल्लाह उसी पे लग जाते हैं। सुबह अगर पार्टी हेड कह दे कि आज नहीं, इस वक्त सुबह नहीं शाम है, तो सारे अगले 15 दिन जब तक पार्टी हेड ये ना कहे कि वो मैं भूल गया था, ये शाम नहीं थी सुबह है, उस वक्त तक सारे सुबह सुबह सुबह, और जब वो कह दे नहीं शाम है तो फिर सारे शाम शाम। तो अब थोड़ी सी तब्दीली नज़र आएगी। हर कोई कहेगा इलेक्शन की डेट दे दो। चलें ठीक है, मान गए कि अब कुछ चेंज जो है वो नज़र आएगा। अब क्योंकि खान साहब ने आर्मी चीफ की तैनाती है, एक्सटेंशन से लेकर दीगर हर मामला जो है वो इलेक्शन से जोड़ दिया है, तो फिर ये जानना भी ज़रूरी है कि इलेक्शन मुमकिन कब होंगे। तो भट्टी साहब ये बताएं कि आपके ख्याल में सैलाबी सूरत हाल, मौसम देख लें, हल्का बंदियाँ वगैरह जैसे अमूर निपटा कर इलेक्शन जल्द से जल्द हुए भी तो कब तक हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि कोई जल्दी इलेक्शन होंगे इस साल, तो नामुमकिन है। एक उसकी वजह यह है कि सैलाब है। जब 9 हलकों में इलेक्शन नहीं हो सकते तो पूरे मुल्क में कैसे हो सकते हैं? और जब कौम इतनी तकलीफ़, इतने दुख और इतने दलदल में फंसी हुई है, उस वक्त इलेक्शन करवाना मेरा ख्याल है 1/3 पाकिस्तान डूबा हुआ, कैसे मुमकिन ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगले साल, अब डिपेंड करता है कि अगले साल इमरान खान साहब का ख्याल है कि वो अगले साल के फर्स्ट हाफ में इलेक्शन, अगर कोई उनसे बात करे कि जुलाई अगस्त तक या जून जुलाई तक, तो वो बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन मुझे हुकूमत का लगता है वो मुद्दत पूरी करने के चक्कर में, बल्कि अब तो इस्लामाबाद में ये भी अफवाह गर्दिश कर रही है, अफवाह कर लें या ख्वाहिश इस्लामाबाद की हवाओं में है कि अगर वो जैसे एक एक्सटेंशन की बात है तो हुकूमत क्यों नहीं 1 साल के लिए एक्सटेंशन उनको, हुकूमत को क्यों नहीं मिल सकती? क्योंकि कोई कानूनी प्रोविजन भी वो निकाल के बैठे हुए हैं हुकूमती लोग और कह रहे हैं कि 1 साल एक्सटेंड करना चाहिए। किस लिए? IMF के लिए कि ये प्रोग्राम पर अमल करने, सैलाबी सूरत हाल के लिए, इन मसाइल के लिए, इन सारी चीज़ों, मुआशी मसाइल दलदल से कंटिन्यू आगे निकलने के लिए ये 1 साल की एक्सटेंशन। तो लेकिन मुझे अगर एक्सटेंशन नहीं भी होती और कोई अनहोनी नहीं हो जाती तो मुझे लगता है कि हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी। आपको लगता है हुकूमत मुद्दत पूरी करेगी? और आपने एक्सटेंशन वाली, हुकूमत की एक्सटेंशन वाली बात भी की है, जिस पे प्रॉब्ली कहीं से आई एम श्योर डिस्कशन हो ही रही होगी। खैर, एक्सटेंशन कहीं भी हो, होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अपने टाइम से सब कुछ होना चाहिए। एक्चुअली प्रॉब्लम्स होती ही तब हैं जब यू आर सिटिंग ऑन योर पोजिशन फॉर फार टू लॉन्ग। जी, क्रिकेट वाली स्टोरी, बहुत सी बातें हो रही हैं। पता है
हमें ये लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे एक तब्दीली आएगी, फ़खर ज़मान को प्रॉब्ली रिप्लेस कर दिया जाए। अब उनकी जगह शान मसूद आते हैं या कोई और आता है तो वक्त बताएगा। लेकिन इसके अलावा भी हम सोचें कि इफ्तिखार हैं, आसिफ हैं या खुशदिल हैं, मतलब हम इनके भरोसे वर्ल्ड कप जीतने का सोच कर बैठे रहेंगे और यहाँ दुआएं कर कर के हलकान होते रहेंगे? ये तो तुक्के हैं ना। तुक्कों पे बात नहीं चलनी, मतलब तुक्कों पे चल रही होती तो हम कहाँ के कहाँ पहुँच गए होते। अब ज़रा कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। बट इन द मीन टाइम एशिया कप 2022 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया गया। और ऐलान किसने किया? क्रिक इन्फो आपको पता है स्पोर्ट्स की सबसे ज़्यादा पढ़ी, क्रिकेट से मुताल्लिक सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली वेबसाइट है। तो लिहाजा इसमें उन्होंने बताया अपनी एक फर्जी सी टीम बनाई है हाँ, एशिया कप तो जी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में T20 रैंकिंग पर टॉप 2 बैटर्स हमारे अपने मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम समेत कोई भी बैटर जगह बनाने में नाकाम रहे हैं। क्योंकि आपको पता ही है सामने आपको रिजवान का स्ट्राइक रेट सबके सामने, T20 तो मतलब वनडे नहीं खेला जाता उस स्ट्राइक रेट से। अब ऑल्दो नंबर 2 और नंबर 1 अब बाबर की भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है, सो वो भी नहीं है शामिल। और ऑल्दो बाय द वे मोहम्मद रिजवान जो थे वो एशिया कप 2022 में हाईएस्ट रन गेटर थे बिल्कुल, बट ओवरऑल टीम को वो जितवा ना सके उस तरह, तो लिहाजा उनको शामिल नहीं किया गया। और एशिया कप 2022 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट की कप्तानी भी श्रीलंका की क़यादत करने वाले दाशून शांका दासून अच्छा, तो उनको दी गई है। मोहम्मद नवाज, हारिस रऊफ, नसीम शाह भी शामिल हैं। श्रीलंका के 4, भारत के और अफगानिस्तान के 2-2 खिलाड़ियों को भी टीम में शामिल किया गया। कप्तानी भी श्रीलंका के हिस्से में आई, हमारे हिस्से में तो कप्तानी भी नहीं आई। ओवरऑल भी कहने का, और मोहम्मद नवाज को उन्होंने रखा है जिनको फाइनल में एक ओवर कराया गया था, उनको लाना चाहिए था, लेकिन हमने इफ्तिखार से पता नहीं क्यों ओवर करा दिया उस वक्त जब नहीं कराना चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सिंध भर में पूरी हुकूमती मशीनरी, वफाकी हुकूमत, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, हमारी एयरफोर्स, NGOs सब इस वक्त जो है वो इन हालात में, जो कि एक एमरजेंसी की हालात सूरत हाल है, उसमें सब बिजी हैं और सबका मकसद है कि लोगों को जल्द अज जल्द रिलीफ मुहैया किया जाए और जल्द अज जल्द जो है लोगों को वो फिर ये सारे प्रोसेस के बाद रिहेबिलिटेशन की जाए। ज़िला दादू में हिफाजती पुश्तों और रिंग बंदों पर पानी की सतह तो कम होना शुरू हो गई है, लेकिन सैलाब से दादू, बदीन और ठट्ठा में मुतासरीन इंतहाई तकलीफ़ के आलम में हैं और ना सर छुपाने को जगह है, ना खुराक के लिए कोई बाकायदा इंतज़ाम है। सैलाब इंसानी जाने, घर, फसल, मवेशी सब बहा ले गया है। अब रही सही जो सूरत हाल है, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका आसरा बस हुकूमती इमदाद ही है, जबकि वबाई अमराज ने आप सोच नहीं सकते वहाँ क्या हशर है। जिसको कहते हैं ना, नथिंग इज वर्किंग इन देयर फेवर। खुसूसन बलूचिस्तान में पेट, जल्द, आँखों से मुताल्लिक अमराज आम हो गए हैं, मच्छर इसके अलावा हैं। हुकूमत को हम यही कहेंगे कि भाई खुदारा कुछ इसके तदारुक के लिए, इन बीमारियों के तदारुक के लिए, मच्छरों के तदारुक के लिए भी कोशिश करें। कुछ दुनिया से एक्सपर्ट्स को बुलाएं, कुछ पूछें कि आप हेलीकॉप्टर से स्प्रे कर सकते हैं, आप जहाज़ों से कर सकते हैं, किस तरह कर सकते हैं। वहाँ जानवर जब सुबह लोग उठकर देखते हैं अपने, तो रात को मच्छरों ने इतना काटा हुआ होता है कि जानवरों के जिस्म पर गोल गोल दायरे बन के उनसे खून रिस रहा होता है। हम आपको ये फ़र्स्ट अकाउंट बता रहे हैं अपने खुद जानने वालों का, जो वहाँ से होके आए हैं, जो वहाँ गांव के रहने वाले हैं। और दूसरा फर्स्ट अकाउंट बेसिस तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें बता ही रहे होते हैं। और चमन से आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं नूर जमान अचकज़ई, जो कि वहाँ से रिपोर्ट करेंगे क्या हालात हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं चमन के नवाई इलाके अकबर खान गाँव में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़िश्ता सैलाबी रेलों के बायस यहाँ पर तकरीबन 20 के करीब मकानात तबाह हो गए थे, जो कि सैलाबी रेलों में बह गए थे। इस तरह के मनाजिर चमन शहर के नवाई इलाकों में भी मौजूद है, जबकि चमन के मज़ाफ़ात में पहाड़ी इलाकों में ख़ासकर तोबा अचकज़ई, कोई ख्वाजा इमरान, कोजकटाप, शीलाबाग में बड़ी तादाद में इस तरह के मकानात मौजूद है। इस वक्त किले अकबर में तकरीबन 20 के करीब जो घर आपको नज़र आ रहे हैं, ये तकरीबन तमाम यहाँ के बेघर अफराद जो है वो बेघर हो चुके हैं, यहाँ से निकल चुके हैं, अपने अजीज़ व अकारिब के पास चले जा चुके हैं।
बलूचिस्तान में अलमिया ये है कि शुमाल मशरक़ी और बालाई बलूचिस्तान में ख़ासकर जो सर्द इलाके और आने वाले एक माह के बाद शदीद सर्दियाँ शुरू होने वाली, यहाँ पर बहाली का सिलसिला शुरू नहीं हो सका है। इंफ्रास्ट्रक्चर अब तक बहाल नहीं किया जा सका है। बेशतर जो बालाई इलाके अब भी मालबरदार बड़ी हेवी ट्रैफिक के लिए अब भी बंद है, जबकि जो लोग हैं वहाँ पर मैसूर तकरीबन है। तो इस वजह से भी बलूचिस्तान में जो लोग हैं वो बहाली का सिलसिला शुरू ना होने की वजह से वो अपने घर बार छोड़कर शहरी इलाकों में मुंतकिल हो चुके हैं। सो ये सूरत हाल है बलूचिस्तान में। जो वबाई अमराज हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया। हमारे साथ मौजूद हैं तमाम सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए डॉक्टर नूर काजी, DG हेल्थ हैं बलूचिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर नूर, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा सैलाब से मुतासर हुआ, बड़ी तादाद बेसर सामानी के आलम में है। रिपोर्ट्स हैं कि बहुत सी बीमारियाँ फैल रही हैं। अब क्या इत्तलात हैं? हमें पता है हालत तो बुरी है, लेकिन एग्जैक्टली आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है? इसमें कोई शक नहीं कि बारिशें हुई हैं, सैलाब आया है, इससे काफ़ी बीमारियां उभरने के ख़दशात हैं और काफ़ी बीमारियां तकरीबन आ भी चुकी हैं, उभर भी चुकी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा डायरिया के पेशेंट हैं। इसके बाद मलेरिया है, मलेरिया के बाद फिर स्किन की डिज़ीज़ हैं और ARI की डिज़ीज़ है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान कोशिश कर रही है और इस वक्त भी हमने 1700 से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स लगाए हैं और तकरीबन 4-4.5 लाख मरीज़ों का हम लोगों ने इलाज किया है। और ये अभी से शुरू नहीं है, तकरीबन 2 महीने से हम लोगों ने शुरू किया। और यही वजह है कि बलूचिस्तान में अभी तक कोई आउटब्रेक नहीं हुई, क्योंकि हमने पहले दिन से हिफाजती इक़दाम शुरू किए। फ़िलहाल कोई ऐसी आउटब्रेक नहीं, तमाम जगहों पे हमारी कैंप्स हमें लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर साहबान मसरूफ़ हैं और दवाइयाँ हमारे पास हैं। हाँ, चंद ऐसी जगह हैं जहाँ अभी तक हमें रसाई नहीं हुई, तो जहाँ जहाँ हमें रसाई होती जाती है हम वहाँ पहुँच रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इसमें कामयाब भी हो चुके हैं। अच्छा, ये भी डॉक्टर साहब तशवीशनाक बात है कि अभी भी इतने हफ्ते गुजर जाने के बाद भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ आपकी रसाई नहीं हुई, और इसी का हम जिक्र भी करते रहते हैं क्योंकि रहते हैं वहाँ लोग और ऑब्वियसली हालात तो उनके भी बहुत बुरे हैं। अब ये बताएं, जिस नौयत की बीमारियाँ फैल रही हैं, आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये वबाई सी सूरत जो है वो नज़र आ रही है, तो क्या तिब्बी सहूलियात, दवाएँ वगैरह इतनी दस्तयाब हैं कि हर किस्म के हालात से निपटा जा सके? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह मैंने कहा कि यही वजह है कि अभी तक आप ख़ुद मीडिया के नुमाइंदे हैं, आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि फ़िलहाल कोई ऐसी वबा की सूरत इख्तियार नहीं कर चुकी है, क्योंकि इसके लिए हम लोगों ने हिफाजती इक़दाम किए और हर जगह हमने कैंप और अपने लगाए, तमाम जगहों पे हमने दवाइयाँ मुहैया की। और मैं ख़ुद बहैसियत डायरेक्टर जनरल हेल्थ, मैं ख़ुद तमाम जगह पे जाता हूँ। हर जगह पर, हर डिस्ट्रिक्ट में 3-3, 4-4 दिन मैं वहाँ रहता हूँ। हर डिवीज़न में 5-5, 6-6 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। मैं ख़ुद वहाँ रहा, सेक्रेटरी साहब वहाँ हमारे रहे, हमने इस सूरत हाल को मॉनिटर किया और तिब्बी सहूलत आवाम तक पहुँचाने में हमने अपने तमाम डॉक्टरों को मोबिलाइज़ किया, तमाम दवाइयाँ पहुँचाई। अब भी फ़िलहाल सूरत हाल हमारे कंट्रोल में है और हम ख़ुद इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, वहीं बैठ कर के मॉनिटर। अभी भी मैं 2 दिन पहले यहाँ क्वेटा आया हूँ, गुज़िश्ता 10 दिन में वहीं था। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि मुतासरीन के रेस्क्यू फौरी मदद का मरहला निकल जाए तो सर्टनली इनकी सेहत का ख्याल रखना, जिस्मानी सेहत का ख्याल रखना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन पर्टिकुलरली बच्चों की कल भी हम बात कर रहे थे और दीगर लोगों की ट्रॉमा जो ज़हनी तौर पर हुआ है इन्हें, उसका भी असर कम नहीं है। तो एट लेटर स्टेज का इस बारे में भी कुछ सोचा जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त 3 मरहले हैं, एक तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म ये है जो अभी हम रेस्क्यू कर रहे हैं। मिड टर्म में हम अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मेगा कैंप हमने प्लान किए हुए हैं, हर जगह पर हम मेगा कैंप्स लगाएंगे। और लॉन्ग टर्म में जो जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ डैमेज हुई हैं और जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, तो हम उसके लिए उसको रिहेबिलिटेशन, लॉन्ग टर्म ज़ाहिर रिहेबिलिटेशन करने का होता है, उस पर हम जा रहे हैं। फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम और हमारी टीम बहुत तंदही से काम कर रहे हैं
और फ़िलहाल तो ऐसी कोई सूरत हाल, वबाई सूरत हाल अभी तक नहीं आई। जी हाँ, ख़दशात हैं कि हो सकता है कि मलेरिया बढ़ जाए। इस वक्त भी नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में 50% से ज़्यादा मलेरिया है और इस वक्त हमें जो मुश्किल पेश आ रही है वबाई अमराज तो अपनी जगह पर न्यूट्रिशन का मसला हो रहा है। हमारे बच्चे पहले से 48% स्टंटिंग का शिकार थे। ख़दशा है कि वो मज़ीद स्टंटिंग पे न चले जाएँ, 48 से भी इंक्रीज़ ना हो जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान हम तमाम पार्टनर से, डोनर से मिल कर के हम कोशिशें कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम उस पर कामयाब ना हो सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नूर डॉक्टर काजी। लेकिन एक बात वैसे ही मतलब ये सारों के लिए है कि हम लोग जहनी जो सेहत होती है ना, जो मेंटल हेल्थ होती है, ट्रॉमा ट्रीटमेंट आप कह लें, मतलब जो भी चीज़ें उन पे हम लोग बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। मतलब जो मैं क्या कहूँगी, दोज़ख से गुजर रहे हैं लोग और निकल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करके, इंशाल्लाह निकल आए। उससे संभलने के लिए आपको एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट चाहिए। ये जो हज़ारों की तादाद में छोटे छोटे बच्चे जिस तरह वो निकले हैं, कितनों ने अपने माँ बाप को भी बीच में खो दिया, भाई बहनों को भी खो दिया, व्हाट दे हैव सीन, इसकी कोई ट्रीटमेंट होनी चाहिए। ये ट्रॉमा है, दे हैव टू लिव विद दिस। तो उसका उस पे कोई वैसे हमारे आप देख रहे होंगे जियो पे कल बच्चों की इसी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट चल रही थी जिसमें कितने बच्चे बता रहे थे कि सुबह चाय पी के निकल जाते हैं और फिर मांगते हैं और फिर भीख मांगते हैं और फिर रोटी मिल जाती है दोपहर में तो खा लेते हैं, मगर और मतलब भीख भी किससे मांग रहे होंगे? वो बाकी वहाँ सारे यही बैठे हुए हैं, मतलब लोग तो सारे एवरीबॉडी हैज गॉन थ्रू द सेम। मुल्क में आप देखिए कि हमारी जो अशराफिया है जो हुक्मरान है उनकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं। और ये जो सारे इलाके हैं, पानी भरा हुआ है, मवेशी नहीं है, फसलें तबाह हो गई हैं, खाने को रोटी नहीं है, स्कूल्स कब खुलेंगे, तालीम का सिलसिला कब शुरू होगा ये नहीं पता, मच्छर ऐसे हैं कि इंसानी जिस्म और मवेशियों के जिस्म को खा रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या बातें हो रही हैं, मतलब बैठे बिठाए ये सारे बच्चे भिखारी बन गए हैं। दिस इज़ हार्ट ब्रेकिंग। अच्छा, सो ये जो बड़े बड़े शहरों में लोग बैठे हुए हैं ना, इनको भी ज़रा अपने थोड़े से जहनी बबल से निकल के देखना चाहिए कि व्हाट आर द ग्राउंड रियलिटीज अराउंड अस एंड व्हाट इज इट दैट इज रिक्वायर्ड ओवर देयर एंड व्हाट कैन दे रियली वॉलंटियर, जिसको शायद इस किस्म की ट्रीटमेंट और असिस्टेंस की ज़रूरत होती है ना ट्रॉमा के लिए, वो उनको खुद को भी नहीं पता होता कि व्हाट वी हैव गॉन थ्रू। दूसरे डॉक्टर्स और माहिरीन को ये पता होना चाहिए एंड दे शुड ट्रीट देम। एनीवे, हैदराबाद डिवीज़न की बात करेंगे। सैलाब और बारिशों की तबाहकारियों के हवाले से कमिश्नर हैदराबाद डिवीज़न नदीमुर रहमान मेमन ने जियो पाकिस्तान के लिए खुसूसी गुफ्तगू की है। सो देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। जी, अब्दुल्ला एंड हुमा, मैं हैदराबाद में हूँ। जैसा कि पूरा सिंध काफ़ी मुतासर हुआ है, इसका जो हमने अभी थोड़ा जायज़ा लिया है तो सबसे ज़्यादा लोड जो है वो हैदराबाद डिवीज़न पर पड़ा है सैलाब का और बरसात की जो तबाहकारियाँ हुई हैं। तो इस वक्त कमिश्नर हैदराबाद नदीमुर रहमान मेमन हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ। इनसे पूछते हैं कि यहाँ जो है ओवरऑल पूरे हैदराबाद डिवीज़न की अगर हम बात करें तो कौन कौन से इलाके ज़्यादा मुतासर हुए हैं सैलाब से और बरसात से। देखिए जी, मैं तो इस सदी का ये सबसे बड़ा अलमिया कहूँगा। सिंध के कोई 23 ज़िले जो हैं वो इसकी लपेट में आ चुके हैं और सिंध की पूरी ज़मीन जो है वो पानी के अंदर है। मेरी डिवीज़न के कुल जो है वो 9 ज़िले हैं और जिसकी टोटल जो आदमशुमारी जो है वो तकरीबन 1 करोड़ 6 लाख के करीब है। और 1 करोड़ 6 लाख के करीब उस आदमशुमारी से अगर मैं अंदाज़ा लगाऊं, कोई तकरीबन अभी 15 लाख के करीब जो है वो डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन है, जो डिफरेंट कैंप्स के अंदर रोडों के साइड में या वो कैंप्स जो गवर्नमेंट ने और नोटेबल्स ने अपने यूज़ पर वो बनाई हुई हैं और वह ज़्यादातर लोग जो हैं वो वहाँ पर आ रहे हैं। अगर हैदराबाद को अगर हम देखें या जामशोरों को अगर हम देखें तो जामशोरों में एक हम लोगों ने खुद DIG साहब और हमने मिलजुल कर एक कैंप इस्टेब्लिश किया है जिसमें अराउंड कोई 30,000 के करीब जो लोग हैं वो उसमें मौजूद हैं। और स्कूलों में भी अच्छे खासे लोग जो हैं वो यहाँ पर मुकीद हैं और उनके लिए खाने पीने का जो बंदोबस्त है एक तो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है और दूसरा जो है मुख्तलिफ तंजीमें हैं जो उस पर वो काम कर रही हैं। गवर्नमेंट ने अच्छे खासे जो हैं वो टेंट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए हैं और वो टेंट्स तकरीबन जो गवर्नमेंट ने अब तक दिए हैं मेरे डिवीज़न के अंदर वो 64,000 के करीब हैं। और इसके अलावा खाने के अच्छे खासे जो है वो राशन पैकेज की सूरत में भी गवर्नमेंट ऑफ सिंध कर रही है। हमने अपनी डिवीज़न के अंदर कोई तकरीबन 1,15,000
15,000 राशन बैग्स का अरेंजमेंट किया हुआ है जो यूटिलिटी स्टोर से मैं अपनी डिवीजन में भेज रहा हूँ, और प्लस गवर्नमेंट PDMA के थ्रू भी अच्छा खासा राशन जो है वो प्रोवाइड कर रही है। ये बताइएगा कि अंदाज़ा कितना अरसा लग जाएगा इनको मज़ीद यहाँ पर इस उसमें जो आपकी सेटलमेंट के अंदर जो करेंगे, तो और वापस से इनको अपने इलाकों में जाने के लिए या उस पर क्या अरेंजमेंट है? अच्छा खासा पानी जो है वो अभी तक सिस्टम में मौजूद है। जो वाटर बॉडी इस्टेब्लिश हुई है उस वाटर बॉडी को अगर हम जेकबाद से लेकर मंछर तक वो पानी है, तकरीबन 200 किलोमीटर तक वो पानी मौजूद है। दरिया ने वो पानी जो है वो कबूल करना शुरू कर दिया है, पानी रिसीड होना शुरू हो गया है, लेकिन पानी को निकलते निकलते मैं समझता हूँ कि तकरीबन 2 महीने का टाइम अभी भी दरकार है, और ताकि लोग वापस जाकर और रीसेटल हो जाएँ अपने इलाकों में, क्योंकि आगे का जो सीज़न आ रहा है वो गंदम का है, और गंदम तक मेरा ख्याल है कि पानी कुछ तो होगा, लेकिन कुछ एरिया जो है वो ज़रूर क्लियर हो जाएंगे। जी, जैसे कि आपने अभी गुफ्तगू सुनी कमिश्नर हैदराबाद की नदीम उर रहमान मेमन की, तो बहुत अच्छे तरीके से कोशिशें हो रही हैं। एक बोरी को जो है वो सोशल मीडिया पे इशू बनाकर डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। जो इनके इतनी काविशें हैं, इतनी कोशिशें हैं उनको वो करने के लिए, तो हमने देखा है कि ये प्रॉपर तरीके से यहाँ बहुत अच्छे तरीके से जो है वो राशन न सिर्फ तकसीम किया जा रहा है, बल्कि जो मुतासरीन हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर सेटल भी किया गया है। जी चलें, बहुत शुक्रिया आपका डोगर साहब। अफजल नदीम डोगर हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैदराबाद में मौजूद थे और तमाम सूरत हाल से हमें बता रहे थे कि किस तरह से इंतज़ामिया, देखिए काम हो रहा है, ऐसा नहीं है, हम किसी को डिस्करेज भी नहीं करना चाहते। जब हम ये मुतासरीन की फ्लाइट आप तक पहुँचाते हैं कि भाई नहीं मिल रहे लोगों को इमदाद, तो हमारा बताने का मकसद ये होता है कि ये इतना बड़ा सानहा है, इसमें इतने लोग मुतासर हुए हैं कि इंतज़ामिया काम कर रही है, हुकूमतें काम कर रही हैं, फलाही इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ कम पड़ रहा है। यस, एब्सोल्युटली। लिहाजा बस करते जाएं और ये ना देखें, क्योंकि अभी बहुत बहुत अरसा लगेगा फॉर सम सॉर्ट ऑफ नॉर्मलसी जिसको कहते हैं ना, फॉर थिंग्स टू कम बैक टू नॉर्मल। आप मतलब मैं सोचा आप नाम को क्या पूछेंगे, इट इज़ अ वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नेम। अच्छा, इस सारी कहानी में ये याद है ना कि नादिया खान ने गोल किए थे, हम अनमोल हीरा के नाम पे पीछे चले गए हैं, तो नादिया खान ने 4 गोल किए थे, नॉट जस्ट लाइक 1 or 2। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे, ज़िला खैरपुर का रुख करेंगे। बरसात मुतासरीन की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, बारिश भी आपको पता है हुई है, और जो पिछली बारिश थी उसी से हाल बुरा था। मलेरिया है, गैस्ट्रो है, मुख्तलिफ वबाई अमराज ऑलरेडी लोगों की जान ले रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हैं, खास तौर पे यासिर फारूकी हमारे पता है, हमारे ये कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी बड़ी मेहनत से अपनी जान हथेली पर रख कर इन इलाकों में जा रहे हैं। सांप हैं, मच्छर हैं, मुश्किलात हैं, सो हैट्स ऑफ टू आवर टीम। फैसिलिटीज इनको भी वहाँ कोई खास नहीं है, यासिर फारूकी हमें बता रहे हैं। जी बिल्कुल, ज़िला खैरपुर में बारिशों को थमे 22 रोज़ से ज़ायद गुजर चुके हैं। उसके बावजूद गम्बट, कोडेजी, ठरी मीरवा, फैज़गंज तहसीलों समेत कई इलाके ऐसे हैं जहां पे अब भी कई फुट बरसात का पानी खड़ा हुआ है। मुसलसल बारिश का पानी खड़ा रहने के बायस वो बरसात मुतासरीन जिन्होंने खैमों में आर्जी पनाह ली हुई है वो मज़ीद मुश्किलात से दो चार हैं, जहाँ पे मुख्तलिफ वबाई अमराज भी फूट पड़े हैं। लोग बड़े हों या बच्चे स्किन और चेस्ट इन्फेक्शन से शदीद मुतासर हो रहे हैं। मच्छरों की बहुतात है जिसके बायस मलेरिया तेज़ी के साथ फैल रहा है। महकमा सेहत खैरपुर की जानिब से 15,000 अफराद के टेस्ट लिया गया है, जिनमें 3,000 से ज़ायद अफराद में मलेरिया पॉजिटिव आया है। गैस्ट्रो की वबा शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर ज़िले भर में 2 से 3 मरीज़ ऐसे हैं जो इन अमराज से मुतासर होकर अमवात का शिकार हो रहे हैं। अस्पताल सरकारी हो या निजी, यहाँ पे तमाम में बेतहाशा रश दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मरीज़ों के लिए बिस्तर भी कम पड़ गए हैं। सरकारी अस्पतालों में एक बेड पे 2-2, 3-3 मरीज़ ज़ेरे इलाज नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब इन तमाम अमराज का मुकाबला करने वाली जो अद्वियात हैं उनकी भी किल्लत पैदा आम मार्केट में हो चुकी है और उनकी कीमतें भी मामूल से ज़ायद बढ़ा दी गई हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। जब हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात करते हैं
जैसे अभी हम यासिर से कर रहे थे तो पीछे वो खैमे पूरी एक लाइन से लगे हुए हैं रोड के ऊपर, मतलब इट्स अच्छा जी, शॉकिंग। आपको हम हर रोज़ किसी न किसी NGO के बारे में बताते हैं जो आपकी डोनेशंस ले सकते हैं, जो सैलाब मुतासरीन के लिए काम कर रहे हैं, कई हफ्तों से काम कर रहे हैं। और आज जिस NGO के बारे में हम बात करेंगे वो है मिलियन स्माइल्स। इनकी सारी तवज्जो इस वक्त सैलाब मुतासरीन पे है और उमूमी तौर पर ये गुरबत के खात्मे और तालीम के फ़रोग के लिए काम करते हैं, लेकिन अभी द अटेंशन इज़ टू द फ्लड अफेक्ट। बिल्कुल, बात भी हमने यही करनी है। मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन से मोहम्मद आसिफ शहजाद साहब ने हमें ज्वाइन किया। आसिफ शहजाद साहब, एक दफ़ा फिर हम ज़रा लोगों को भी बता दें कि मिलियन स्माइल्स फाउंडेशन का बुनियादी मकसद बेसहारा लोगों में मुस्कुराहटें बखेरने का है। तो इस वक्त सैलाबज़दा इलाकों में अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए आप लोग क्या इक़दाम कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारे साथ साथ और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने इस दौरान काम किया है, क्योंकि ये सारा इस पूरा मुल्क इस टाइम मुसीबत में घिरा हुआ था और सब ने अपना अपना रोल प्ले किया है। हमारे साथ बहुत सारी जो है ना लोग काम कर रहे थे। तो हमारी अब कोशिश ये है कि जिस तरह हमारे जो को फाउंडर है ज़िशान अफजल और उम्मे मोहम्मद, उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ मिल के इस फंड रेजिंग की और हमने फर्स्ट फेज़ कम्प्लीट किया। अब सेकेंड फेज़ में हमारा ये प्लान है कि रिहेबिलिटेशन की तरफ जाया जाए और हम सिर्फ कोशिश करें कि उन एरियाज़ को टारगेट करें जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है, जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों के घरों को नुकसान पहुँचा है या ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ पे जाके हम उनको कुछ रिहेबिलिटेशन पे काम करें। कुछ हमारा एक और प्लान है साथ साथ जो घरों का भी हमारा चल रहा है कि हम उस पर भी इंशाल्लाह काम करें, क्योंकि हमारा बेसिक मकसद एक्चुअली जो मिलियन स्माइल फाउंडेशन का है वो एजुकेशन है। क्योंकि हमारे 25 इदारे ऑलरेडी हम चला रहे हैं एजुकेशन के। सो हमारी कोशिश होगी कि उसके साथ साथ जितना हम फंड रेज कर सकें, मेरी तो पूरी कौम से अपील होगी कि वो आए हमारे साथ मिल के इस सेकेंड फेज़ में हमारी हेल्प आउट भी करें, ताकि उसके बाद हम वहाँ पर इन इलाकों में, क्योंकि एजुकेशन का निज़ाम भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा, तो हम कोशिश होगी कि हम उस एजुकेशन में जो मेरा बेसिक मकसद है उसको भी इसके साथ साथ इन इलाकों में जो है वो हम पूरा करें और बच्चों को जो है बेसिक एजुकेशन भी दीजिए और साथ साथ उनकी रिहेबिलिटेशन फेज़ में भी हम उनकी जितनी हो सके इंशाल्लाह हेल्प आउट कर सकते हैं हम। शहजाद साहब, ये फरमाइएगा कि अब सैलाब मुतासरीन तक तिब्बी इमदाद पहुँचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। जो आपकी टीमें इस वक्त मेडिकल कैंपों में हर तरह की बीमारियों से डील कर रही हैं, वो ये कर रही हैं काम। वबाई अमराज भी ऑलरेडी फैले हुए हैं। कैंप्स क्या काफ़ी हैं या कुछ और आप लोगों ने इस बारे में सोचा है या कोई मदद दरकार है इस सिलसिले में? तो द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स सर। जी बिल्कुल, फर्स्ट फेज़ में अभी तक हम 75,000 प्लस लोगों तक रीच आउट कर चुके हैं, किसी न किसी वे में हम उन तक इमदाद पहुंचा चुके हैं। और अब ये जो फेज़ है इसमें क्योंकि वाटर बोर्न डिजीज़ बहुत ज़्यादा होनी है, उसको लेके हमने अभी कोशिश की है कि 1 डेज़ मेडिकल कैंप को हम बढ़ा के मल्टीपल डेज़ पे लेके जाएँ और ताकि उनके प्रॉपर चेकअप्स के साथ हम उनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करें और उनके साथ साथ मिल के हम अवेयरनेस पे जितना हो सकता है हमारी टीम्स काम कर रही हैं। सफाई के मराहल पर काम किया जा रहा है, जहाँ कीचड़ वगैरह है उनको क्लियर किया जाए। इसके साथ अभी हमने देखा नौशहरा में जैसा कि मलेरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वहाँ पे हमने 1000 प्लस फैमिलीज़ के अंदर मॉस्किटो नेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, मॉस्किटो लोशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो आप कोशिश कर रहे हैं कि हम जितना लोकल्स के साथ मिल के और साथ साथ जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज मौजूद है उसको लेके हम इनकी मेडिकल जो ये फैसिलिटीज़ हैं उनको हम जितना हो सके प्रोवाइड कर सकें। अच्छा, ये भी बताएं कि हमने देखा कि ग़िज़ाई इमदाद हो, खैमा बस्तियाँ, मेडिकल कैंप जैसी सहूलियात तो सैलाब-ज़दगान तक किसी न किसी तंजीम के ज़रिए पहुँच ही रही हैं, लेकिन उनकी बहाली का काम भी ऑब्वियसली बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आपको आवाम से किस तरह की मदद चाहिए होगी, किस तरह एक्सपर्टाइट किया जा सकता है ये मामला? जी बिल्कुल, मिलियन स्माइल्स का बेसिक मकसद ही बेसहारा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरना है और इसी मकसद को पूरा करने के लिए हमने सबसे पहले सबसे मोस्ट इफेक्टेड एरियाज़ को टारगेट किया और हम वहाँ उस बस्ती उस गांव तक गए जहाँ पे कोई लोग नहीं पहुँचे। हमने साउथ पंजाब से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया, जिसमें हमारे को फाउंडर ज़िशान अफजल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। हमने साउथ पंजाब में तौसा, राजनपुर, फाजिलपुर, रुझान, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था। हम एरिया को कवर करते हुए हम सिंध में दाखिल हुए और सिंध में हमने जैकबाबाद से बलूचिस्तान में इंटर हुए, जहाँ पे हमने डेरा अल्लाह यार, जाफराबाद, सोबतपुर, इन एरियाज़ को कवर किया। इसके साथ फिर हम सिंध में वापस आए, हमने शिकारपुर, खैरपुर के सबसे मोस्ट इफेक्टेड एरियाज़ को सिर्फ हमने टारगेट करते रहे और उन बस्ती उन गाँव तक गए जहाँ कोई नहीं पहुँच पा रहा था। तो हमने इसमें सबसे पहले लोगों को खुश्क राशन, जो सबसे उनकी नीड थी, क्योंकि उनके पास पकाने की जगह ही नहीं थी,
कहाँ पे वो बैठ के पकाएं, घर उनके बिल्कुल बह गए थे। हमने ऐसी ऐसी जगह देखी है जहाँ पे लोगों ने 3-3 दिन दरख्तों पे पनाह ली है, वहाँ उन्होंने चारपाइयाँ रखी, नीचे पानी था सारा, तो उन एरियाज़ तक पहुँचे हैं, वहाँ हमने खैमा बस्तियाँ लगाई हैं, लोगों में राशन तकसीम की है, और उसके साथ साथ लोगों को हमने मेडिसिन प्रोवाइड की है, फ्री मेडिकल कैंप लगाए हैं, जो सबसे अशद ज़रूरत है जिन चीज़ों की। बच्चों में हमने दूध जो है खुश्क दूध के पैकेट्स दिए हैं। इसके साथ साथ हमने फ़ीमेल की जो हाइजीन किट्स हैं उनको भी हमने प्रोवाइड किया है। इसी मकसद को लेकर चलते हुए फर्स्ट फेज़ में बलूचिस्तान में हमने कवर किया, नोशकी, पशीन, इन एरियाज़ को। केपी में हम आए, नौशहरा, चरसदा। राइट नाउ अभी भी मैं यहाँ गिलगित बल्तिस्तान के लिए यहाँ आया हूँ, मैं गिलगित में मौजूद हूँ। हम यहाँ जो गिज़र और यासीन ये वैलीज़ हैं, इंशाल्लाह इनको भी हम कवर करेंगे। और ये हमारा जस्ट फेज़ 1 है, इंशाल्लाह अगला हमारा फेज़ 2 भी आएगा, जिसमें हम इस काम को फर्दर आगे जारी रखेंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ शहजाद, और ऑलरेडी काम बड़ा अच्छा कर रहे हैं और विजन भी आपका अच्छा है, क्या कुछ आप करना चाहते हैं। मिलियन स्माइल्स का फेसबुक पेज है, आप इनको दीगर वेबसाइट वगैरह पे भी ढूंढ सकते हैं, वहाँ इनके अकाउंट्स नंबर दर्ज हैं, आप इनके दफ्तर कैंप वगैरह भी जा सकते हैं अगर आपने कुछ देना हो। सो एवेन्यूज़, हमारा मकसद यहाँ पे ये एक फहरिस्त, एक सीरीज़ करने का सिर्फ ये है ताकि आपका जिस पे दिल, ये वो वाली बात होती है जिस पे दिल ठुक जाए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए हम ऑलमोस्ट ऑन अ रेगुलर बेसिस आपको डिफरेंट NGOs इंट्रोड्यूस भी करा रहे हैं, कुछ तो बहुत अरसे से काम भी कर रहे हैं, ताकि जो आपको पसंद हो, मतलब देना ज़रूर है, मदद ज़रूर करनी है, किस ज़रिए से करनी है, दैट यू कैन डिसाइड। और पता है क्या, इसका अगर आपको फिर भी कोई है ना, कोई आपकी सेकंड थॉट्स आ रही हैं, लिटरली आपके गली मोहल्लों में, आपके इर्द गिर्द काम करने वालों में, आपकी हाउस हेल्प में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जिसका या तो घर बह गया होगा, जिसके मवेशी बह गए होंगे, तो आप डायरेक्ट जो मुतासर होगा, क्योंकि आपको पता ही है सिंध पूरा ही मुतासर हुआ है, कराची में कितनी लेबर आती है वहाँ से। सो आप डायरेक्टली उन लोगों की मदद कर सकते हैं। आप किसी को पैसे दे सकते हैं कि वो अपना घर दोबारा रीबिल्ड कर सके, किसी को पैसे दे सकते हैं कि वो पूरे गांव में जो रहते हैं लोग उनको मच्छरदानियां फराहम कर सके। और मच्छरदानियां भी बड़ी वाली अब चाहिए, मतलब जो तरपालें टाइप होती हैं ना, नेट वाली ग्रीन, पूरी वो नेट वो चाहिए ताकि उसमें 15 लोग 10 लोग एक साथ रह सकें। बड़े बड़े ख़ानदान होते हैं, फिर एक आध जानवर भी बांध सकें वहाँ पे। So you have to and also हम जिन जिन इलाकों में ये NGOs काम कर रहे हैं उनका जिक्र करते हैं, लेकिन इफ़ेक्टेड इलाके तो पूरे पाकिस्तान में ही हैं, तो लिहाजा आप KP में हो या फिर साउथ पंजाब में हो, बलूचिस्तान, सिंध, मतलब जिधर भी आप मदद कर सकते हैं। आप देख रहे हैं, आंखों देखा हाल है आपका, तो मदद ज़रूर करनी है बस। रेस्ट ऑफ द शोज हम आपसे इजाज़त लेंगे। वी कैन सी यू टुमारो।